मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर आधुनिक तकनीक की जान है सेमीकंडक्टर। और अब भारत ने इस क्षेत्र में ताइवान के साथ ऐसा समझौता किया है जो देश की तकनीकी किस्मत को बदल सकता है। एआई, 5G, सुपर कंप्यूटर और जितने भी रक्षा तकनीक है, इन सारे हर एक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। ऐसे में भारत ताइवान की यह साझेदारी सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भविष्य की टैंक क्रांति की नींव है। खबरों में देखा जाए तो ताइवान और भारत ने सेमीकंडक्टर से संबंधित अनुसंधान पर अकादमिक उद्योग साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है और ये हस्ताक्षर भारत और यहाँ पर ताइवान के बीच का जो रिश्ता है उसे एक नया आयाम देने का यहाँ पे एक तरीका अपनाया गया है। ताइवान और भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और तकनीकी प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई साझेदारी के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा जगत में उद्योगों को जोड़ने का यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम जो है वो किया जाएगा। ताइवान भारत सेमीकंडक्टर अनुसंधान साझेदारी, जिसमें भारतीय संस्थानों और ताइवानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, साथ में उद्योगों में आईसी डिजाइन और एआई, वीएलएसआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस इलेक्ट्रीशियन, इन सारे चीज़ों के साथ साथ शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग यहाँ पे हुए हैं और ये लगभग हर क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का यहाँ पे हस्ताक्षर भी किए हैं। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए, सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है और ये सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसका उपयोग लगभग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मिसाइल प्रणाली, एआई चिप्स, 5G नेटवर्क, रक्षा उपकरण, उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीकों में होता है। ताइवान का महत्व। ताइवान दुनिया की यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर राजधानी है उसके रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका अगर कारण देखा जाए तो विश्व की आधुनिक जितने भी निर्माण क्षमता यहाँ पे देखी गई है, ये सारे क्षमताओं में ताइवान यहाँ पे शामिल होता है। स्विफ्ट डिज़ाइन, फाउंडिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ों में वो अपने आप को सबसे अग्रणी में रखता है। भारत और ताइवान के बीच के संबंधों को देखा जाए तो यहाँ पे औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है बल्कि ये एक तरीके से वन चाइना पॉलिसी का यहाँ पे पालन किया गया है। दोनों देशों ने यहाँ पर तेज़ी से अपने संबंधों को यहाँ पे बढ़ाया है। सबसे पहले व्यापार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, रसायन, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दोनों देशों ने यहाँ पे अपने संबंध को बेहतर करने का प्रयास किया है। निवेश के क्षेत्र में देखा जाए तो ताइवान कंपनियां भारत में निवेश को बढ़ा रही है। भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में आईआईटीज और ताइवान विश्वविद्यालय के बीच में सहयोग यहाँ पे देखा गया है। छात्र और शोधकर्ताओं विनिमय कार्यक्रम, साथ में संयुक्त प्रयोगशाला एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना को लेकर के इसमें बात की गई है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखा जाए तो एआई, आईसी डिज़ाइन, वीएलएसआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे सहयोग जो है वो बढ़ाया जाएगा। इस साझेदारी से भारत को क्या क्या लाभ होगा? सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे तकनीकी का हस्तांतरण होगा। भारत को यहाँ पे एआई डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण से जुड़ी उन्नत तकनीकों का यहाँ पर जो पहुँच है वो मिल पाएगी। कुशल मानव संसाधन, भारतीय छात्रों को ताइवानी विशेषज्ञ मिलेगा। वीएलएसआई इंजीनियरों की नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। अनुसंधान क्षमता में वृद्धि होगी। संयुक्त शोध से एआई चिप्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, एडवांस आईसी डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में यहाँ पे नवाचार बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत को एक बल मिलेगा जहाँ पर भारत की आयात निर्भरता कम हो जाएगी। ताइवान को भी भारत से यहाँ पे इन समझौतों के द्वारा कुछ लाभ मिलेगा, जैसे कि विशाल भारतीय बाजार। भारत दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक उपभोक्ता यहाँ पे बाज़ारों में से एक है
और यहाँ पर इन बाज़ारों का उपलब्धता ताइवान को मिल पाएगा। प्रतिभा के क्षेत्रों में भारत के इंजीनियर और यहाँ पे जितने भी शोधकर्ता है ताइवान उद्योग को वैश्विक प्रदेश यहाँ पे जो भी प्रतिस्पर्धा है उसमें सहायता देंगे। चीन पर निर्भरता कम करना भी इनका एक यहाँ पे प्रयास है। ताइवान अपनी उत्पादन और अनुसंधान गतिविधियों का विविधीकरण करना चाहता है, साथ में चीन पर अपनी निर्भरता को भी कम करना चाहता है। इन सारे समझौतों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा, जिससे कि भारत के नागरिकों को इन सारे सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में एक रोजगार मिल पाएगा और ये एक सकारात्मक पहलू को हमारे सामने प्रकट करेगा। दूसरा, विदेशी निवेश। बाहर से जितने भी देश हैं उनका यहाँ पे भारत में जो निवेश है वो बढ़ पाएगा, जिससे भारत अपनी यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत कर पाएगा। निर्यात में वृद्धि होगी और बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक बाजार के रूप में भारत शामिल होगा। व्यापार घाटा यहाँ पे कम होगा और जीडीपी में भी योगदान मिलेगा। ये अर्थव्यवस्था पर यहाँ पे कुछ प्रभाव है जो कि सकारात्मक पहलू के रूप में यहाँ पे शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक रक्षा प्रणालियों जैसे चिप्स पर यहाँ पर निर्भरता जो है वो यहाँ पे कम होगी। ड्रोन, रडार, मिसाइल, यहाँ पे उपग्रह, ये सारे यहाँ पे जितने भी क्षेत्र हैं इनमें भारत की यहाँ पे मौजूदगी अब दर्शाई जाएगी। भारत ताइवान संबंध ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद राष्ट्रवादी सरकार ताइवान चली गई थी। भारत में 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यहाँ पे मान्यता दी गई। 1995 में भारत और ताइवान ने औपचारिक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया। इन सारी गतिविधियों के हिसाब से देखा जाए तो भारत और ताइवान के संबंधित यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए यहाँ पे अत्यधिक लागत की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि अत्यधिक लागत के कारण वो शायद इस क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर रहे। साथ में यहाँ पे शुद्ध जल और बिजली की आवश्यकता पड़ती है और भारी मात्रा में इन सारे क्षेत्रों में शुद्ध जल की आवश्यकता होने से भारत में जो पेयजल है इसकी कमी हो सकती है। बिजली की यहाँ पे कमी हो सकती है, क्योंकि ये लगभग एआई सेक्टर जो है सेमीकंडक्टर, इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जल और बिजली की आवश्यकता होगी। एक तरीके से ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में भी हमारे सामने आता है। कुशल तकनीकी भारत संसाधन की कमी होगी, जिसके वजह से फिर यहाँ पर जो भी भारतीय संसाधन है इसमें भी कमी को देखने को मिलेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा यहाँ पे बढ़ जाएगी। भारत के साथ साथ यहाँ पर चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ में भी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, चीन, ताइवान, इन सारे क्षेत्रों से यहाँ पे मुकाबला हो सकता है। चीन और ताइवान के बीच का जो संबंध है ये लगभग यहाँ पे ऐतिहासिक संबंध है। 1921 से 1949 के बीच का, जब दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था। एक साइड में कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे साइड में राष्ट्रवादी पार्टी थे, जिसमें से 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। राष्ट्रवादी पार्टी हारने के बाद ताइवान चली गई। ताइवान की अपनी सरकार, सेवा, संविधान, मुद्रा और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वे अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानते हैं, लेकिन चीन ने यहाँ पर इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। चीन को संभावित कुछ अप्रत्यक्ष यहाँ पे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय अस्थिरता यहाँ पे, साथ में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की यहाँ की मजबूती होगी, तकनीकी नवाचार का प्रसार हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे चीन ने कुछ अपने संभावित चिंताओं को भी प्रकट किया है, जैसे कि वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाते हुए यहाँ पे बढ़ते हुए देखना उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से असहज हो सकता है। भारत ताइवान के बीच बढ़ता तकनीकी सहयोग चीन की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चुनौती के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत ताइवान सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं जो उद्योग है
इसकी साझेदारी केवल एक शैक्षणिक सहयोग नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी संप्रभुता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा, इन सारे क्षेत्रों में एक यहाँ पे रणनीतिक कदम है। यदि भारत इन सहयोग का उपयोग कौशल विकास, अनुसंधान के द्वारा यहाँ पे निर्माण क्षमता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए करता है, तो वह आने वाले दशक में वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।